आओ। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। ओके भाई। अच्छा जी, एज यू ऑल नो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन रिस्पांस का यूनिट चल रहा था, और इस कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस के यूनिट में वी हैव एंडेड और वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सेक्शन और फर्स्ट पार्ट। थोड़ा पीछे जाके रिव्यू कर लेते हैं क्विकली, और उसके बाद फिर आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन रिस्पांस जब हमने शुरू किया था तो वी स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट के इस चैप्टर में 3 यूनिट्स हैं जो हमने कवर करने होते हैं। एक नर्वस सिस्टम का यूनिट है, एक एंडोक्राइन का, और एक ऑप्टिक का। तो नर्वस सिस्टम से पहले हम लोगों ने ये बात कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में दो तरह के कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इन दोनों के ऊपर हमने एक बेसिक कंपैरिजन डिस्कस किया था कि भाई इनमें क्या बेसिक कंपैरिजन है। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग नर्वस सिस्टम एंड वी क्लासिफाइड नर्वस सिस्टम ऑन डिफरेंट बेसिस। फंक्शनल बेसिस पे हमने कहा था कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक हमारे विल पावर में कंट्रोल में है और एक हमारे विल पावर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी। और फिर वॉलंटरी इनवॉलंटरी में दो फैशन से, फाइट और फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसके ऊपर हमने बात की थी कि वो किन चीजों को एनहांस करता है और किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी टॉक्ड अबाउट कि भाई नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स हैं। सेंट्रल एक्सेस पे जो प्रेजेंट है उसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, और जो सेंट्रल एक्सेस से दूर है दोज आर नर्व्स, जो कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स थी। फिर हमने उसकी सेलुलर क्लासिफिकेशन पे बात की थी, और सेलुलर क्लासिफिकेशन में हमने बात की कि न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स, ये दो तरह के सेल्स हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं। ऑल्दो ग्लायल सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है, बट ये इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। दैट इज वाई हम लोग न्यूरॉन ही की बात कर रहे होते हैं। न्यूरॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट था, और उसके बाद फिर मैंने आपको न्यूरॉन की डायग्राम बनाकर बताया कि स्टैंडर्ड न्यूरॉन में, एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन के अंदर, ओके वासिम, एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन के अंदर जो है वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी बात की हमने। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपके साथ डिस्कस किया था दो बेसिस पर, एक एक्सोनल बेसिस पर जिसमें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स थे, यानी जिस जिस न्यूरॉन पर यहाँ आपने येलो येलो जो आपको शीट नजर आ रही है, माइलिन शीट, जिस न्यूरॉन में ये माइलिन शीट मौजूद थी हमने उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा था, और जिसमें मौजूद नहीं थी नॉन माइलिनेटेड कहा था। उसके बाद हम लोगों ने न्यूरॉन की फंक्शनली तीन टाइप्स पढ़ी थी, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और उसको मैंने एक नर्व कंडक्शन पाथवे में आपको समझाया था कि सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हमने इसी के कंपैरिजन में रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल एक्शन और एक रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क होता है, वो बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में आपको बताया गया था कि मिड ब्रेन, मेड्यूला, सेरिबेलम, पोन्स, सेरिब्रम, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। And the last thing we discussed was the structure above of the spinal cord, and that was the end of the nervous part of this unit. जो नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट था वो यहाँ पर खत्म हो गया था। कुछ याद आ गया, रिकॉल हो गया भाई? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? ओके। अब भाई आज हम लोग जो पार्ट शुरू कर रहे हैं बेटा, दैट इज एन एंडोक्राइन पार्ट। और एंडोक्राइन पार्ट भी काफी छोटा सा है, लेकिन ये ज्यादा आता है एग्जाम में, एमसीक्यू के अंदर और पेपर 2 के अंदर इसका एक ही क्वेश्चन है जो बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो वो जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो मैं उस क्वेश्चन की आपसे बात भी कर लूंगा। एंडोक्राइन सिस्टम की बात शुरू कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं जब चैप्टर शुरू किया था कि इट इज अ सिस्टम जो हमारी बॉडी में केमिकली कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम यहां पर इसको डिफाइन करने लगे तो हम कहते हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। देखो हमारी बॉडी, ग्लैंड किसे कहते हैं? हमारी बॉडी में जो वर्ड ग्लैंड है ना, ये वर्ड ग्लैंड हम इस्तेमाल करते हैं उन स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि प्राइमरीली बॉडी के लिए सिक्रीशंस बनाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की क्या बनाते हैं? सिक्रीशंस बनाते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। जरा ग्लैंड समझ लो। तो ग्लैंड्स का वर्ड हम अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं उन स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि सिक्रीटरी फंक्शंस कर रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड का डिफरेंस ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनके पास बाकायदा डक्ट चैनल होता है। डक्ट का आप डक्ट इमेजिन कर लो, पाइपलाइन। कि ये ग्लैंड ऐसे ग्लैंड हैं जब अपनी सिक्रीशंस ये बनाते हैं तो ये उसको ऐसे ही नहीं फेंक देते, बल्कि इनसे जो पाइपिंग बाहर आ रही होती है उस डक्ट के अंदर अपनी सिक्रीशंस को जो है ना वो डाल देते हैं, और डक्ट के थ्रू वो सिक्रीशन एक जगह से
दूसरी जगह जाती है। जैसे लिवर है, तो अब लिवर में हम क्या देखते हैं कि लिवर में से गॉल ब्लैडर के थ्रू एक डक्ट आ रही होती है जिसको हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं, और वो डक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशन जो बाइल जूस कहलाती है उसे लेकर आ रही होती है। तो ये ग्लैंड्स कहलाते हैं एक्सोक्राइन। जबकि वो ग्लैंड जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, दे मेक देयर सिक्रीशंस एंड दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशंस इनटू ब्लड स्ट्रीम, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको हम डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो एंडोक्राइन सिस्टम में जाहिर है कि हम ये वाली वैरायटी की बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन वैरायटी, डक्टलेस वैरायटी के, जिसमें डक्ट नहीं होती और ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डालते हैं। अगर आपको याद हो तो ये बता चुका हूं मैं कि इन स्ट्रक्चर्स की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? Secretions of endocrine glands are called? Yes, please. बोलो भाई, शुरू में डिस्कस किया था ना, सिक्रीशंस क्या कहलाती हैं इन ग्लैंड्स की? हॉर्मोन्स। सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, ये सिक्रीशंस तैयार करते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, एंड ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिए जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और अपना काम करते हैं। इज दैट क्लियर? इज एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. ये जूम यूजर कौन है भाई? ये जूम यूजर की आईडी से कौन आया हुआ है? हु इज दिस वन? ये जूम यूजर कौन है भाई? Sir, I am new in this class. I came for a trial. अरे मेरे बच्चे, तो फिर आप देखो, अभी मैं पूछता नहीं तो आप इग्नोर ही हो जाती। क्या नाम है आपका? Fariha. फरीहा। अच्छा फरीहा, यू वर देन केमिस्ट्री क्लास एज वेल आई गेस। Yes. बेटा आप देखो, आप केमिस्ट्री क्लास लेकर एक बार भी मैं इंडिविजुअली नाम कॉल करा था और एक बार भी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने कि आप ये तो फिर वो ये जासूसी वाली स्पाई स्पाई करना हुआ क्लास में आके खामोशी से बस। अरे भाई इट्स अ लाइव क्लास, यू हैव टू इंटरेक्ट। ये मैं हर बच्चे से कहता रहता हूँ कि ऐसे साइलेंट बैठोगे तो बोरिंग भी हो जाएगा, मजा भी नहीं आएगा। ये तो बायोलॉजी क्लास है, इसमें तो और ज्यादा थोड़ा सा इंटरेक्टिव। अभी तो मैंने देख लिया कि जूम यूजर है, मैं तो लिटरली ख्याल नहीं कर पाया कि जो है ना ये भी कोई बच्चा होगा। मैंने कहा हमारे ही किसी पुराने बच्चे को शौक हुआ होगा कि नए नाम से आ जाए। अच्छा फरिया, कौन से स्कूल में आप? Sir, I'm studying privately. ओके, तो इससे पहले तो कहीं स्कूल में होगी या हमेशा से प्राइवेट थी आप? I used to study in Reflection School. ओके, तो अब आपने 10th ग्रेड के जो एग्जाम्स हैं वो सारे प्राइवेट दिए थे या उस वक्त आप रिफ्लेक्शन में थी? I was in private. ओके, एंड अब ये बताओ मुझे कि अभी टिल दिसंबर वर यू स्टडीइंग बायोलॉजी केमिस्ट्री ऑन योर ओन और एट सम प्लेस, और क्या क्या कर रहे थे अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल सो रही थी? क्या क्या आपकी अब तक परफॉर्मेंस है? I've been searching for a teacher to study with because I couldn't. अरे यार ये तो नहीं कहो, कराची में पूरे पाकिस्तान में हजारों टीचर्स में टीचर टीचर नहीं मिल रहा था कोई पढ़ाने वाला। अरे नहीं नहीं, तो आपने अभी तक सर कोई? आप हैं इतने बेहतरीन टीचर। आए आए आए, अमान मुगल, ये जो तुमने जो है ना ये दरमियान में जो नूरपुर का मक्खन लगाया है ना, उफ। खैर बहरहाल चलो। जी फरिया, क्या तो अभी आपने मतलब अपनी खुद से अपनी कोई स्टडीज की है, कोई टॉपिक्स कवर किए हैं या बिल्कुल ब्लैंक हैं आप? Sir, you could say I'm completely blank. मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. अच्छा, तो फिर तो आपको मेरे मुझसे इंटरेक्शन करने की और डबल ट्रिपल बल्कि 10 गुना ज्यादा जरूरत है। अच्छा चलो, फिर मैं असल में देखो, क्योंकि आप केमिस्ट्री क्लास में भी आए थे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक चैप्टर का लास्ट लेक्चर था ना आज, ठीक है? तो पता नहीं, अब मैं केमिस्ट्री क्लास में आपसे इंटरेक्ट करता हूँ तो पता चलता है कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो उससे। एंड डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक, तो यू दैट विल बी अ बेटर वे टू स्टार्ट फॉर यू, क्योंकि आप एक नए टॉपिक पे एटलीस्ट जज कर पाओगे कि आप कितना कनेक्ट कर पा रही हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक फायदा ये है कि आज आप बायोलॉजी में, हालांकि ये भी एक यूनिट चल रहा है, लेकिन इसमें एक नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, एंडोक्राइन। एंड जिस तरह फिजा फिजा और आयशा और अमान, ये 3 बच्चे हैं जो बोलते रहते हैं और ताहा जाग जाते हैं तो वो भी बोलते हैं। तो जो बोलने वाले बच्चे ना ऑटोमेटिकली दे अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि उनको जो भी कंफ्यूजन हो रही होती है वो पूछ लेते हैं। एंड मेरे ख्याल है क्लास इसी तरह मजेदार होती है।
और आप तो हो भी प्राइवेट स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप जिससे भी पढ़ोगी तो आपकी डिपेंडेंस उस पर ज्यादा होगी, डिपेंडेंस उस पर ज्यादा होगी, तो यू हैव टू बी मोर इंटरैक्टिव देन अदर्स। ठीक है, तो आई विश कि आप को बार बार अब मुझे जो है ना वो नाम से कॉल नहीं करना पड़ेगा, और आप खुद ही पार्टिसिपेट करोगी, यस नो और एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन और एनी इवन एनी सिली थिंग्स भी जहन में आए, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा रिलेटेबल है, आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे इसको। बहरहाल चलो बैक टू द डिस्कशन। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे बात हो रही है, तो मैंने क्या कहा कि हमारी बॉडी में जिस तरह नर्वस सिस्टम था जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह केमिकल कम्युनिकेशन के लिए एक और सिस्टम है जो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, जिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स आते हैं विच आर सिक्रीटिंग प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो आपने वर्ड सुना है ना कि हार्मोनल सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के को कंट्रोल करने में केमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर मेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स एंड दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आज हमारी डिस्कशन इस सिस्टम पे शुरू हो रही है, एंडोक्राइन। ये इंशाल्लाह आज और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें लिस्ट अप कर लेना चाहिए कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में है और हमने उनको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, सबसे पहले आ जाएगा बेटा हाइपोथैलेमस, लिस्ट अप कर लें इसको। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरे नंबर पे आ जाएगा बेटा थायराइड ग्लैंड। अच्छा, मैं लिस्ट कंप्लीट बना रहा हूं, बट हमने पढ़ने उतने ही है जितने आपके सिलेबस में है। थायराइड ग्लैंड, उसके बाद आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड, इसी तरह फिर आ जाता है पेनक्रियास, इसी तरह फिर आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड, और इसी तरह फिर आ जाता है ओवरीज और टेस्टिकल्स, जिनको हम गोनैड्स में काउंट करते हैं। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, अब इन ग्लैंड्स में हमने जो डिस्कस करना है ना, जिनके बारे में ब्रीफिंग लेनी है, उसमें सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारे डिस्कशन में नहीं है, और पैराथायराइड है जिसकी डिस्कशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना बाकी सारे ग्लैंड्स के बारे में ब्रीफ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर इनका राइट कॉम्बिनेशन चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, एंड ये आसान भी है समझने, क्योंकि सब आपके बारे में आपकी बॉडी के अंदर ही के ग्लैंड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ठीक है, अपनी डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस की हेडिंग के साथ ही मैं दूसरे ग्लैंड की भी हेडिंग लगा रहा हूं। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करिएगा। अच्छा, एक मिनट। हाइपोथैलेमस के साथ आपने ऊपर का ग्लैंड लिखना है। जी फरीहा, आप इतना कनेक्ट कर पाई हो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं इस वक्त बायोलॉजी में? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलो गुड हो गया। चलो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की बात हम शुरू करेंगे। अच्छा भाई, ये कौन से ग्लैंड होते हैं? इनका थायराइड का तो नाम सुना होता है, पेनक्रियास का नाम, ये कौन से ग्लैंड आ गए भाई? तो मैं इसका जरा लोकेशन आपको बताऊं कि आपकी नाक, आपकी नोज जहां से शुरू हो रही है, फोरहेड और नोज के दरमियान का जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा डिप्रेस पॉइंट जो है, यहां से अगर आप ड्रिल करें ना अंदर, तो यहां से ड्रिल करते ही अंदर जिस जगह पर आप जाके टच करेंगे, वो ही वहीं पर ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों। कैसे होते हैं डायग्राम में थोड़ा समझाऊं आपको, तो आप थोड़ा रिलेट और अच्छे से कर पाओगे कि ये देखने में कैसे लगते हैं। ये डायग्राम ना एग्जाम में आती भी है लेबल करने के लिए, तो ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए तो आप लेबल कर सको उसे सही आइडेंटिफाई करके। तो ये हेड रीजन में हो गया, ठीक है ना, हेड रीजन में होता है, और इसका जो शेप है देखने में, वो कुछ ऐसा होता है। हाइपोथैलेमस, दिस अपर फ्लोर लाइक स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस, and this lower lobular gland is pituitary.
तो दोनों देख सकते हो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइपोथैलेमस है ऊपर वाला, और ये जो कनेक्ट होकर नीचे जो लटका हुआ लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है ना, और किस रीजन में, मैंने कहा जो आप फोरहेड का रीजन है ना, आपका नोज और फोरहेड के दरमियान का जो जंक्शन होता है, वहां से आप एग्जैक्टली अंदर जाएंगे तो ये आपको दोनों ग्लैंड्स मिलेंगे इस जगह पर। स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से बेटा। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो बड़ी आसान बात है समझना यहाँ पर कि हाइपोथैलेमस is the only gland in your body, listen very carefully, hypothalamus is the only gland of your body which is neurocrine as well as endocrine। पहली स्पेशलिटी क्या बताई मैंने बेटा कि हाइपोथैलेमस वो वाहिद ग्लैंड है तुम्हारी बॉडी का जो कि नर्वस सिस्टम में भी काउंट होता है और एंडोक्राइन में भी। क्या मतलब, हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी कर सकता है, इसमें न्यूरॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद है फीडबैक सिस्टम जब आपने पढ़ा था, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहां था, हाइपोथैलेमस में था या नहीं था? हाँ सर। ठीक है ना, तो आपको याद है कंट्रोल सेंटर जो थर्मोरेगुलेशन का था वो हाइपोथैलेमस में था, जो कि उसका नर्वस वाला फंक्शन था, कंट्रोलिंग फंक्शन था। तो आप इतना याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस के बारे में पहली स्पेशलिटी क्या है कि ये वो सिंगल ग्लैंड है, द ओनली ग्लैंड जिसका कुछ पार्ट नर्वस फंक्शन में भी यानी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, और कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन है यानी कि हार्मोन्स बनाता है। अब सवाल है जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन से हार्मोन बनाता है, तो ये बड़ा आसान है समझना मेरे बच्चे। हाइपोथैलेमस प्राइमरीली दो तरह के हार्मोन्स बनाता है। हाइपोथैलेमस प्राइमरीली दो तरह के हार्मोन्स बनाता है जिनको हम एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। क्या मतलब कि हाइपोथैलेमस का जो बेसिक रोल है ना वो क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना, पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को करवाना, पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को रोकना। असल में हाइपोथैलेमस कोई स्पेशलाइज्ड हार्मोन नहीं बना रहा, बल्कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन बनाता है। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम पूरा कर लेता है तो उस काम को रोकने के लिए जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस कोई बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक हार्मोन नहीं बना रहा, बल्कि अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो हाइपोथैलेमस इज बेसिकली कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। यस और नो? यस सर। जी बेटा, बाय मेकिंग एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? आयशा नवीद, बासिम, ताहा, फरीहा, कौन है क्लास में? यस सर। महद बुखारी। क्या ये बात क्लियर है बेटा? चलो गुड हो गया। तो एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना, तो मैं यहां पर इसको लिख के पूरा कर दूं बिल्कुल ब्रीफ। न्यूरोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, एंड कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय secreting, activating and inhibiting factors। बस इतना याद रखना काफी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा न्यूरोक्राइन पार्ट क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई थर्मो रेगुलेशन के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोल करने में जो इसका रोल होता है। खैर, अब आ जाओ अगला ग्लैंड जो सी कनेक्टेड है, जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, एंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, also called as master gland। Pituitary gland also called as master gland। क्यों बेटा? Why it is called as master gland? Because pituitary gland एक ऐसा ग्लैंड है जो बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनाता है, नंबर वन, और उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को जाके कंट्रोल करते हैं। लिसन वंस अगेन, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड हम क्यों कहते हैं कि ये ग्लैंड मल्टीपल हार्मोन्स बनाता है, और उन हार्मोन्स में से जो मल्टीपल हार्मोन्स हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को जाके कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये दूसरों को कंट्रोल कर रहा है इस रेफरेंस से हम इसे मास्टर कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी के ग्लैंड्स का मास्टर है, लेकिन पिट्यूटरी का मास्टर हाइपोथैलेमस है, तो क्या ये बात से एग्री करेंगे आप लोग?
जी सर। पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी के लिए मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर हाइपोथैलेमस है, याद रखिएगा। चलें, अब बेटा आप जैसा कि देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स आपको नजर आ रहे हैं, लोब्यूलर ग्लैंड है। आप देखें ये वाला लोब जो है ना आगे की तरफ है, ये एंटीरियर लोब कहलाता है, और ये वाला लोब पोस्टीरियर लोब कहलाएगा, और दोनों से अलग अलग हार्मोन बनते हैं। तो आए पहले बात करते हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, एंटीरियर लोब की अगर बात करें बेटा, तो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच एंड एलएच। जो हार्मोन्स एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं वो ये हार्मोन है। अच्छा अभी क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा ग्रोथ हार्मोन का नाम ही आपको बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ये एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेल डिविजन एंड सेल ग्रोथ। आपकी बॉडी में जो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ हो रही है, जिसके थ्रू आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, मसल ग्रो कर रहा है, हड्डी ग्रो कर रही है, तो दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में सुबह सुबह रिलीज हो जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के प्रोसेस को। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा उतनी आपकी जो सेल डिवीजन है या सेल की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, आपकी बॉडी की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल है बड़ा सिंपल है, नाम से ही वाजे था कि ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। प्रोलैक्टिन इज द सेकंड हार्मोन। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल and production of milk in them, and production of milk in them। फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करते हैं, यानी वो ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनकी पूरी डेवलपमेंट करवाना और फिर उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस करवाना, ये प्रोलैक्टिन का काम है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन देम। मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप कराना और फिर उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन कराना, ये प्रोलैक्टिन की ड्यूटी है। अब आ जाएं टीएसएच पर। टीएसएच बेटा स्टैंड्स फॉर, अच्छा अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद बात करता हूं।
अच्छा जी, बैक टू द डिस्कशन। बेटा ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन का रोल समझ में आ जाता है? ताहा, माहद, बासिम, फिजा, फरीहा, अमान। जी सर। ओके बेटा। बच्चा उसके बाद जी के जो सर। हार्मोन्स हैं जिनको मैंने अलग कलर से लिखा है बेटा, ये सारे हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो दूसरे ग्लैंड जो रिलीज तो पिट्यूटरी से हो रहे हैं बेटा, लेकिन ये जाकर दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टू हार्मोन जो है ना जाकर अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन ये जो बाकी हार्मोन्स हैं बेसिकली दे आर released by anterior lobe of pituitary and they go in the body and controls other specific glands। जैसे कि TSH जो है it stands for thyroid stimulating hormone and मेरे ख्याल है क्लियरली वाज़ेह हो रहा है कि it controls the activity of thyroid gland, कि थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो ये कंट्रोल करता है। अब थायराइड की क्या एक्टिविटी है वो हम थायराइड में पढ़ेंगे। कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। फरिया तुम्हें बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। उसके बाद एड्रिनोकोर्टिको, ये बड़ा मुश्किल सा नाम लगता है बच्चों को, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो अगर आप याद करें अभी लिस्ट जो मैंने बनाई थी उस लिस्ट में मैंने एक ग्लैंड लिखा था एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है। तो बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या एसीटीएच जो है ये अनदर हार्मोन है जो क्या करता है, किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? लाजमी सी बात है, कंट्रोल्स एड्रिनल ग्लैंड। जो हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी डिटेल्स आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे इन दोनों की, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बात अभी बता देता हूं। आप यूं समझ लें जो फीमेल की ओवरीज होती है ना, फीमेल की जो ओवरीज होती है उसके अंदर इमेच्योर एग्स होते हैं। अभी के लिए सिंपल रखने के लिए मैं ये बता रहा हूं, वरना फिर और तफसील से जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फीमेल की जो ओवरीज होती हैं उसमें इमेच्योर एग्स होते हैं जो ग्रेजुअली जिनको मेच्योर होना होता है। तो बेसिकली उन इमेच्योर एग्स को आप फॉलिकल्स कहते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो जाकर क्या करता है? मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स को कंट्रोल करता है। यानी जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो कराता है, उनको मेच्योर कराता है ताकि वो मेच्योर एग में कन्वर्ट हो सके। जबकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। व्हाट डज दिस मीन? अब जरा समझना, कनेक्ट करना इसको, और ये रिप्रोडक्शन में तुम लोगों से वापस पूछूंगा मैं। देखो इमेच्योर एग्स ओवरीज में मौजूद हैं, उन इमेच्योर एग्स को ग्रो कराना, उन इमेच्योर एग्स को ग्रो कराना, उनको मेच्योर करवाना, ये काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। बट जब वो वंस वो मेच्योर हो गए, ग्रो हो गए, तैयार हो गए, वो एग्स बिल्कुल रेडी हो गए, तो अब उन एग्स को रिलीज कराना ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। एग्स को रिलीज कराना ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन, और ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। दोबारा समझना क्या कहा मैंने। देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH क्या है? ये जो थायराइड को कंट्रोल करता है। ACTH एड्रिनल ग्लैंड को, FSH फॉलिकल्स को, LH ओव्यूलेशन में रोल प्ले करता है। अब फॉलिकल और की जो बात है वो क्या है कि फॉलिकल्स बेसिकली इस वक्त हम आसान लफ्जों में यूं समझ लेते हैं कि फीमेल की ओवरीज के अंदर जो इमेच्योर एग्स होते हैं, इमेच्योर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाद में जाकर एग्स बन जाते हैं, एग्स में चेंज हो जाते हैं, एग्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनको हम फॉलिकल कह रहे हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम बता रहा है कि ये हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है टू ग्रो, टू गेट मेच्योर। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इज अ हार्मोन जिसके कई और रोल्स हैं, लेकिन इस वक्त आपके लिए आसान लफ्जों में ये बता रहा हूं कि एग जब मेच्योर हो गया तो अब उस एग को रिलीज भी तो कराना है ना, ताकि वो स्पर्म से जाके फ्यूज हो सके। तो वो जो एग का रिलीज है, दैट एग रिलीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन व्हिच इज प्योरली कंट्रोल्ड बाय LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एग का ये MCQ बहुत ज्यादा आता है कि एग की जो डेवलपमेंट है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हाथ में है, और एग का जो रिलीज है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हाथ में है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। गुड हो गया, गुड। चले भाई
ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब आ जाए पोस्टीरियर लोब की कुछ बात कर लेते हैं। एंटीरियर लोब तो क्लियर हो गया, एंटीरियर लोब से काफी सारे हार्मोन बनते हैं, पोस्टीरियर लोब से इतने सारे हार्मोन नहीं, थोड़े कम हार्मोन बनते हैं। तो अब थोड़ी बात करते हैं पोस्टीरियर लोब। ये बच्चे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्राइमरीली दो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अमान, आर यू विद मी? स्टैंड्स फॉर यस सर। एडीएच। जैद मुगल कहाँ है? सर मेरे साथ ही है। अच्छा, कभी उसकी आवाज नहीं आती, बस वो खामोश बैठा रहता है क्या क्लास में? भाई स्पेक्टेटर बनने के लिए थोड़ी बुलाया क्लास में भाई, जैसे अमान बोल रहा है आप भी तो बोल सकते हैं जैद। एंटी डायोरेटिक हार्मोन, बेटा पहला हार्मोन जो यहां से रिलीज हो रहा है वो है एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। एंड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन योर बॉडी। और ये कैसे कर पाता है ये बताता हूं। बेसिकली एडीएच का काम यह है कि आपकी बॉडी में वाटर लेवल को कम ना होने दे। तो जैसे ही आपकी बॉडी का वाटर लेवल डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है, वैसे ही एडीएच बढ़ता है। और एडीएच क्या करता है? दो काम करता है। जाहिर है जब रिलीज हुआ तो क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि वाटर लेवल को बढ़ा सके। तो कैसे बढ़ाता है? पहला काम क्या करता है बेटा? इट इनिशिएट थर्स्ट रिस्पॉन्स। पहला काम ये क्या करेगा एडीएच रिलीज होते ही? कि आपको प्यास लगना शुरू होगी, थर्स्ट रिस्पॉन्स। ताकि क्योंकि कब रिलीज हुआ है? इन रिस्पॉन्स टू लो वाटर लेवल। तो पानी को वापस बैलेंस करना है, बढ़ाना है, उसके लिए क्या होगा? नंबर वन, थर्स्ट रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा, यानी कि प्यास आपको लगेगी ताकि आप बाहर से पानी पिए। दूसरा क्या करता है कि अगर आप पानी नहीं भी पी सकते इस वक्त, तो आप जानते हैं कि किडनी से यूरिन की फॉर्म में बहुत ज्यादा पानी लूज होता है। किडनी से यूरिन की फॉर्म में बहुत ज्यादा पानी लॉस होता है, ठीक है ना? तो ये क्या करता है? ये जाकर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी बढ़ा देता है। थर्स्ट रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है और पानी की रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, यानी किडनी में जो वाटर यूरिन में जाया हो रहा था, ये जाकर किडनी को क्या कहता है? कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लो। अब मुझे बताओ, जब ये एडीएच ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा ताकि ब्लड में, बॉडी में, ब्लड में वाटर का लेवल नॉर्मल हो जाए, तो यूरिन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा या कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा सवाल आता है बच्चों, सबको समझना पड़ेगा कि बेटा एडीएच की एक्टिविटी रिजल्ट्स इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। देखो गर्मियों में तुमने देखा है ना कि गर्मियों के अंदर क्या होता है? पानी का लेवल कम हुआ हुआ होता है, तो आप जब यूरिन पास करने जाते हो तो येलो यूरिन आ रहा होता है, येलो या पेल येलो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। आप वाटर डेफिशिएंट हो तो एडीएच की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है और ज्यादा से ज्यादा वाटर किडनी के लेवल से रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जबकि अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी आप देखो आपको वाटर यूरिन भी ज्यादा आ रहा होता है, और जब आप यूरिन पास करने जाओगे तो देखोगे कलरलेस यूरिन है। कलरलेस यूरिन का मतलब है वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट यूरिन है। क्योंकि सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी का वाटर लेवल ऑलरेडी इनफ होता है, बिकॉज हम स्वेटिंग में वाटर लूज नहीं कर रहे होते। इसीलिए आपको ये याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना कि एडीएच की एक्टिविटी जब ज्यादा होती है तो बॉडी में वाटर लेवल बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर वाटर लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यूरिन ही से वाटर बॉडी में वो रीअब्सॉर्ब करता है। और जब एडीएच की एक्टिविटी जो है वो कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन में निकलेगा एंड यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर आता है? मैं यहां लिख भी देता हूं। ज्यादा एडीएच एक्टिविटी से क्या होगा? मोर वाटर इन बॉडी आ जाएगा एंड लेस वाटर इन यूरिन हो जाएगा। यस और नो? और अगर एडीएच एक्टिविटी कम हो जाएगी तो लेस वाटर आ जाएगा, हो जाएगा बॉडी में, और ज्यादा वाटर रिलीज कर दिया जाएगा किसमें? यूरिन में। यस और नो? यस सर। फरीहा कुछ बात समझ पा रही हो बेटा? यस सर। सिर्फ यस बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ पर वाकई समझ में आना चाहिए। बासिम, आर यू क्लियर बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो
जब भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आए, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का पता कैसे चलता है? जो यूरिन जिसका कलर नजर आ रहा है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड है। जब आप येलो या पेल येलो यूरिन पास कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, उसमें वाटर लेवल कम हो गया है। इसका मतलब है आपकी बॉडी में एडीएच की जो डेफिशिएंसी है, एडीएच की एक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो पहला हार्मोन जो रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये करता है वाटर लेवल को बैलेंस बाय टू मैकेनिज्म्स। पहला थर्स्ट रिस्पॉन्स, ताकि आप पानी पिए और पानी का लेवल जो कम हो रहा है वो बेहतर हो जाए, और दूसरा किडनी में जो वाटर जाया हो रहा है, वाटर वहां से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो रिलीज हो रहा था, तो अब चूंकि वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को भी जाया होने से, लॉस होने से रोका जाएगा, वहां से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं बेटा। द सेकंड हार्मोन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पे शायद मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी, अब मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, या पता नहीं आपसे की थी, सिगरेट स्मोकिंग पढ़ाते हुए शायद की थी, याद है? सिगरेट स्मोकिंग पढ़ाते हुए वो परमानेंट हैप्पीनेस और टेम्पररी हैप्पीनेस के ऊपर बात हुई थी। तो जवाब ही नहीं है भाई, सो रहे हैं कौम हमारी। चलो मैं बता देता हूँ भाई, ऑक्सीटोसिन का जो सबसे पहला रोल है, ये जो इसको हम मेडिकली लविंग हार्मोन कहते हैं, जो किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, चाहे बच्चे से हो, बीवी से हो, माँ से हो, ये मोहब्बत का जो ट्रस्ट है, मोहब्बत है, भरोसा है, ये ट्रस्ट डेवलपमेंट बेसिकली ऑक्सीटोसिन के थ्रू होती है। पहली तो चीज समझ लो, तो ये हार्मोन सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी होता है। और ये जो मोहब्बत, शफकत, ये जो सारी जो पॉजिटिव जज्बात है ना, वो हार्मोनली ऑक्सीटोसिन से कंट्रोल होती है, नंबर 1। इसके अलावा ये जो रिलीज ऑफ मिल्क होता है ना, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम निपल्स, ये भी ऑक्सीटोसिन से होता है। क्या मतलब? अभी आप ऊपर जाके देखो, मैंने अभी प्रोलैक्टिन जब पढ़ाया था, तो प्रोलैक्टिन में मैंने बताया था कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस तो करवा देता है, मिल्क प्रोड्यूस तो करवा देता है इन मेमोरी ग्लैंड्स, लेकिन वो मिल्क रिलीज नहीं होगा बगैर ऑक्सीटोसिन के, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मिल्क रिलीज होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एमसीक्यू में वो मिल्क प्रोडक्शन का पूछ रहा है या मिल्क रिलीज का पूछ रहा है। मिल्क प्रोडक्शन इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन एंड मिल्क रिलीज इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड Yes, sir. thirdly, the most important role of oxytocin, जो कि नॉर्मली हम रियलाइज करते हैं, पता होता है, वो क्या है कि जो लेबर पेन होता है, लेबर पेन, और लेबर पेन आपको मालूम है कि जब प्रेगनेंसी, कोई खातून प्रेग्नेंट होती है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस डेवलप्स, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्राइन मसल्स जो हैं, वो बेबी को पुश करती हैं इनटू द बर्थ कैनाल सो दैट बेबी कैन सेफली बी डिलीवर्ड। तो लेबर पेन, ये जो लेबर पेन है, ये सोली कंट्रोल होता है ऑक्सीटोसिन से, और ये पेन होना जरूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग पेन होगा उतना इजीली बेबी जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है और इजीली डिलीवर हो जाता है। और जब लेबर पेन में खवातीन को, जब बेबी नीचे, अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ना हो रही हो, तो फिर बेबी की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है, और उसके दम घुटने का चांस होता है, मरने का चांस होता है, क्योंकि माँ के वो प्लासेंटा से डिटैच हो रहा होता है और उसका जो एमनियोटिक सैक होता है वो रप्चर हो चुका हुआ होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन के सफिशिएंट लेवल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एट दैट टाइम। और जब ऑक्सीटोसिन कम हो रहा होता है, तो फिर इंजेक्शंस के थ्रू ऑक्सीटोसिन या ड्रिप्स के थ्रू ऑक्सीटोसिन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट किया जाता है, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सफिशिएंट अमाउंट में हो और वो कॉन्ट्रैक्शंस बेबी को एक्यूरेट रफ्तार से पुश करें, ताकि बेबी सेफली डिलीवर कराया जा सके। तो ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट डेवलपिंग हार्मोन है, मिल्क को रिलीज करवाना इसी का काम होता है, और इसके अलावा जो लेबर पेन है वो भी प्योरली ऑक्सीटोसिन ही के थ्रू कंट्रोल होता है। दैट इज